नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय लक्ष्मीकांत दुबे, आज का आपका होस्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमारा ये जो पॉडकास्ट या डिस्कशन जो होने वाला है, मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ आज इंडिया के नंबर 1 रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर, जो कि रियल एस्टेट के शाहरुख खान भी इनको कहा जाता है, बहुत सारी जगहों पे मैंने सुना है। तो आज हमारे साथ हैं सागर। सागर जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। तो सागर जी, जैसा कि हम सभी को, पूरे इंडिया को ही मालूम है कि आपका सोशल और डिजिटल का प्रेजेंस तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। हमें जानना है आपकी जो रियल स्टोरी है उसके बारे में, आप मुझे कुछ बताएं। सब लोग ये सवाल मुझसे पूछते हैं, बट या रियल स्टोरी ऐसी है कि आप सुन के ऐसे आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो मैं जब पैदा हुआ था, मैं एक 1 रूम किचन के फ्लैट में पैदा हुआ था, जहाँ पे 10 लोग रहते थे, और वो सिर्फ 250 स्क्वायर फीट का फ्लैट था, और वो पुरानी बिल्डिंग थी कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। और उसके अलावा मेरे पिताजी टेलर थे, एंड ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग रहते थे। हम लोग रात को भी इस डर से सोते थे कि पानी ना आ जाए घर के अंदर, दैट काइंड ऑफ सिनेरियो। कहाँ पे रहते थे? विले पार्ला ईस्ट, यस। सो ऐसा था। तो मैं कई बार भगवान से ये सवाल पूछता था कि मुझे ही गरीब क्यों बनाया आपने? आज इतने सारे लोग हैं दुनिया में, इन लोगों को इतना आलीशान घर, ये वो, तो मुझे ऐसा क्यों? तो फिर मुझे किसी ने कहा कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो उसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हो तो उसमें आपकी गलती है। तो मैं बोला, गरीब पैदा तो हुआ हूँ, लेकिन मेरे पास 2 हाथ है, 2 पाँव है, ये सबसे बड़ा दिमाग है, सब कुछ तो बराबर है, मैं हैंडीकैप तो नहीं हूँ। yes. मैं अमीर बनूंगा, और ऐसा अमीर बनूंगा कि मेरी 7 पुश्तें याद रखेगी मुझे कि हमारे ख़ानदान में एक सागर विसावाड़िया करके जन्मा था और उसने पूरा इतिहास बदल के रख दिया। क्या बात है। यस। तो मैं पढ़ाई में अव्वल नंबर पर था, सारे कॉम्पिटिशन्स में खेलता था, कल्चर, एलोक्यूशन, ड्रामेटिक्स, राइटिंग कॉम्पिटिशन, सब कुछ में फर्स्ट आता था मैं। उसके अलावा मैं स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे था। मैं स्टेट लेवल प्लेयर था बेसबॉल, साइकिलिंग और एथलेटिक्स में, और मुझे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता था, बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता था, बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता था। मैं क्लास में कैप्टन्स था, फिर कमांडर की पोजीशन पे रहा करता था, फिर आरएसपी में ट्रूप लीडर हुआ करता था। तो बचपन से वो लीडरशिप क्वालिटी थी, क्योंकि मुझे अमीर बनना है तो मुझे अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। एंड मुझे बनना तो पायलट था, लेकिन जब मैंने 10th कंप्लीट किया तो पायलट लोग स्ट्राइक पे चले गए थे, तो भी क्या करेंगे? पापा ने बोला, तो भी इंजीनियर बनो, आर्किटेक्ट बनो, या तो डॉक्टर बनो। मैं बोला, इसमें तो 6-6, 7-7 साल पढ़ाई में चले जाएंगे, शादी करने की उम्र हो गई, पता चला सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। सो मैंने बोला ये सब कुछ भी नहीं करना। तो मेरे दोस्तों ने और मेरे परिवार वालों ने बोला कि तू जिस हिसाब से तेरी पर्सनालिटी है तो कॉमर्स के लिए बना है, बिजनेस के लिए बना है। तो बोला अच्छा चलो कर लेते कॉमर्स। 10th स्टैंडर्ड के बाद जैसे ही मेरी बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुई, उसके अगले दिन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि मैं 14 साल की एज का था, मुझे कोई नौकरी देता नहीं, तो मुझे क्या करना है, वो चेन मेकिंग सिस्टम वाला बिजनेस है, तो ebiz.com करके एक कंपनी थी तभी, वो मैंने ज्वाइन की। उसके बाद जब मैं 16 साल का था, तभी मैं ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका था, मैं ऑटोग्राफ साइन करता था, मैं सेलिब्रिटी बन चुका था। मतलब ऐसा था कि मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि लोग मुझे जानते हैं। मेरी पर्सनल लाइफ खत्म हो चुकी थी, क्योंकि मैं 2-2 हज़ार लोगों के सामने स्पीचेस देता था, मैं मोटिवेशनल स्पीकर था। ऐसे 8-10 महीने में मैंने 8-10 जॉब्स चेंज कर दी। उसके बाद उसी जॉब के दौरान मेरे पिताजी ने मुझे भेजा उनके दोस्त के पास, जो रियल एस्टेट की कंपनी चलाते हैं, टू गिव एन इंटरव्यू। वहाँ पे मैंने इंटरव्यू देने के लिए गया, और वहाँ पे उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। आपने रिजेक्ट कैसे किया मुझे? तो मुझे गुस्सा आ गया, और जब रात को मैं मेरे पिताजी को मिला तो पिताजी ने बोला कि तूने मेरा नाम खराब कर दिया। कि मेरे दोस्त का फ़ोन आया था मुझे, उसने मुझे बोला कि तेरे बेटे को ना ही कपड़े पहनने का ढंग है, ना ही बोलने का ढंग है, मैं उसको काम पे नहीं रख सकता। अभी बात दिल पे आ गई। अभी कुछ नहीं करना, लेकिन मेरे पिताजी के नज़रों में अपनी इज्जत बनानी है, अभी करके दिखाऊंगा मैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया, अभी मैं रियल एस्टेट ज्वाइन करूंगा। तो मैंने पेशेंस रखा, मैं घर से काम किया, आई डिड इट। फर्स्ट डील हुई, फिर दूसरी डील हुई, उसमें 6,000 का ब्रोकरेज आया। तीसरी डील हुई, उसमें 20,000 का ब्रोकरेज आ गया। फिर चौथी डील हुई, इसमें 50,000 का ब्रोकरेज आ गया।
तो जैसे जैसे ब्रोकरेज आ रहा था मेरे एक एक सपने पूरे हो रहे थे, एक मोबाइल ले लिया, एक बाइक ले ली, एक गर्मी हो रही है एसी खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया। बट अभी ये तो शुरुआत थी। तो मैंने ऑफिस डाली और उसके बाद एक बच्चा जो 16-17 साल का था, जो जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिलती, वो लाखों रुपए महीना कमाना स्टार्ट कर चुका था। एंड दैट्स हाउ माई जर्नी बिगन। उसके बाद मैं मेरी पढ़ाई के साथ साथ ये मैनेज कर रहा था। मतलब मेरा स्केड्यूल बहुत खतरनाक था। मैं सुबह 6 या 7 बजे से लेकर रात को 12 या 1 बजे तक काम करता था। मतलब पढ़ाई भी करता था, मैं क्लासेस भी जाता था और काम भी करता था। तो ये सारी चीज़ें मैंने की। उसके बाद मैंने एक ऑफिस ली। उसके बाद मैंने उसको थोड़ा ग्रो किया। मैंने गाड़ी खरीदी अपने आप के लिए। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है कि भगवान ने मुझे इतना दिया जितना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। गाड़ी दी, लेकिन मुझे गाड़ी चलाना तो आता नहीं। तो मैं रात को 100 लोगों को फ़ोन कर रहा हूँ कि भाई प्लीज़ मेरी गाड़ी की डिलीवरी है, चला के एटलीस्ट घर तक लेके आ जाओ। तो ये चीज़ है। और उसके बाद मैंने बचपन से मैं कहीं पे भी घूमा नहीं था। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसने लोनावला भी नहीं देखा था। लेकिन मुझे पता था कि मुझे घूमना है। लेकिन मेरे स्कूल कॉलेजेस में मेरे जो फ्रेंड्स थे, मुझे बोलते चल सागर लोनावला जाते हैं। मैं बोला नहीं यार, काम करना है। क्योंकि आज मैं अगर लोनावला चला गया तो लंदन कैसे जाऊँगा। तो मैंने NMIMS MBA जब कंप्लीट किया तो मैं प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठा। तो मेरी टीचर ने बोला कि प्लेसमेंट के लिए क्यों नहीं बैठे, 2 लाख रुपया महीना छोटी चीज़ है, 24 लाख रुपया आप साल का कमा रहे हो। तो बोला, मैंने टीचर को बोला मैडम मैं तो ऑलरेडी कमा लेता हूँ। तो टीचर ने बोला क्या फ़र्क पड़ता है, अभी 24 लाख है, कल आपको 50 लाख भी मिलेगा, 1 करोड़ भी मिलेगा। मैंने बोला मैडम आप थोड़ा समझे नहीं मुझे, आप 24 लाख मेरे को बोल रहे हो कमा लोगे, लेकिन मेरी साल की नहीं, वो मेरी एक एक महीने की आमदनी है। क्या बात है। Yes, and that's how I got an true understanding about the power of real estate. और रियल एस्टेट में जितने भी मिलियनेयर्स है, आज पूरा इतिहास गवाह है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियनेयर्स हैव बीन क्रिएटेड इन रियल एस्टेट। तो अजय जी, आप भी मीरा भाईंदर एसोसिएशन के चेयरमैन हो, प्रेसिडेंट हो, करता धरता हो। मैंने आपके बारे में बहुत सुना। इनफैक्ट आज मेरा सौभाग्य है कि मेरा आपके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिला है मुझे। कितने सालों से मैं आपके बारे में सुनता हूँ, सिंस कोविड में भी आप बहुत फेमस हो गए थे। तो लेकिन हमारी कभी मुलाकात नहीं हो पाई। और आज आई एम वेरी लकी एंड प्रिविलेज कि आपके साथ मेरे को पॉडकास्ट करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि बहुत सारे बिल्डर्स के बारे में, बिल्डर्स लोगों के मुंह से आपके बारे में सुना है मैंने। एंड मीरा रोड और भाईंदर के लिए आपने जो किया है वो सारे लोग नहीं कर पाते। क्योंकि आज आपका निस्वार्थ भावना से सेवा करना, एसोसिएशन के लिए, वो एरिया को ग्रो करना, वो एसोसिएशन को ग्रो करना, वहाँ पे मेक श्योर करना कि जितने बिल्डर्स डेवलपमेंट कर रहे हैं उनका माल बिके, उनका ग्रोथ हो, हर इंसान का ग्रोथ हो। तो वो करना विदाउट कोई पैसे का भावना रखते हुए, निस्वार्थ भावना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत वो एक वो भावना है मेरी आपके लिए कि दैट्स एन अमेजिंग एटीट्यूड दैट यू हैव। ये मैं सीखूंगा आपसे। थैंक यू क्योंकि सर। बहुत ये लाना ही बहुत बड़ी चीज़ है, इसके बारे में सोचना ही बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। यस यस। सो आप बताइए अपने बारे में थोड़ी जर्नी। देखिए मेरी भी जर्नी बहुत जैसा कि मैंने इसके पहले भी मैं बताया था और मैं आज आपको बताता हूँ। हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं। अंधेरी में हमारा तबेला हुआ करता था। अच्छा, तो हम खानदानी लोग, रईस हो आप। अरे नहीं। अंधेरी में तबेला मतलब हाँ, करोड़पति। नहीं तो उस जगह किसी और की थी। हम लोग तो वहाँ पे खाली दूध निकालते थे। तो अच्छा। वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई है। इसके बाद जैसा कि आपने बताया कि आपका सपना था कि आपको पायलट बनना है। हाँ। तो मैं बताऊं कि मेरा भी सपना था पायलट बनने का और मेरे फादर का भी सपना था। और मैंने ग्राउंड ट्रेनिंग कंप्लीट भी की। वाओ। और इसके बाद जब वही है कि जब मुझे 500 आवर्स का प्रैक्टिकल करने के लिए मुझे बाहर जाना था, तो वही मेरी माता जी का वो आया कि नहीं बेटा, तुमको उतनी दूर नहीं जाना है। मतलब हमारे एक गांव में एक भोजपुरी की एक कहावत है कि भैया हर जोती ही लेकिन आँख के सामने रही।
मतलब खेती करेगा बेटा मेरा, लेकिन वो मेरे आँख के सामने होना चाहिए, ऐसे मेरी माँ का वो था। तो उस समय हमने वो चीज़ छोड़ दी। इसके बाद हम लोग पार्टीशन हुआ परिवार में, हम लोग मीरा रोड आ गए। ये मैं बता रहा हूँ 90s की बात। अच्छा। तो इसके बाद रियल एस्टेट वहाँ से स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे रियल एस्टेट के चैलेंजेस समझ में आने लगे। तो मुझे हमेशा ये दिमाग में था कि भाई रियल एस्टेट में कैसे गए आप? एक्चुअली जब हम लोग वहाँ पे आए तो उस समय मीरा रोड में एक रियल एस्टेट का ही एक ऑप्शन था, उसमें मैं पढ़ाई कर रहा था। अच्छा। तो ये हुआ कि यार अभी यहाँ पे एक रियल एस्टेट का ही बिजनेस है। उस समय ज़्यादा पढ़ा लिखा तो मैं था नहीं उस समय, और ये प्रैक्टिकली पायलट का कोर्स भी जो था वो भी मैंने छोड़ के बैठ गया था, तो दूसरा कुछ ऑप्शन था नहीं। तो ये हुआ कि यार चलो रियल एस्टेट का काम करते हैं। तो वहाँ पे एक टेबल कुर्सी लगा के रियल एस्टेट का काम लोग स्टार्ट कर देते, तो हमने भी वही शुरुआत की थी। लेकिन धीरे धीरे मैं एक मेरा बड़ा फेमस डायलॉग है मिर्ज़ापुर पिक्चर का। हाँ। मिर्ज़ापुर की एक सीरीज़ आई थी ना, राइट। कि मजबूरी में शुरू किया था लेकिन अब मज़ा आने लगा है। हाँ। तो रियल एस्टेट हम लोग को कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये हुआ था कि यार रियल एस्टेट स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब उसमें धीरे धीरे 500 रुपये की एक ब्रोकरेज मुझे मिली थी, रेंटल का काम किया था मैंने स्टार्टिंग में। तो धीरे धीरे ऐसे काम बढ़ते गया, और फिर इसके बाद फिर थोड़ा सा मेरा नेचर पहले से ही ऐसा था कि भाई मेरे को भी अपने एक लीडरशिप क्वालिटी पहले से थी। इसके बाद जब रियल एस्टेट स्टार्ट किया तो बहुत सारे चैलेंजेस आने लगे, तो उसमें भी मैं इन्वॉल्व होने लगा। यार ये चैलेंज को अपने को अगर मैं अभी फेस कर रहा हूँ, आने वाली जनरेशन इसको कैसे फेस करेगी। तो हमारा एक एसोसिएशन बना, एसोसिएशन में फिर मैं लीड करने लगा। तो साथ में पैसे कमाने थे, साथ में अपनी इंडस्ट्री को भी और ग्रो करना था और अपग्रेड करने का एक अपना सपना था, जो मुझे मिला मौका। एक हमारी एसोसिएशन के माध्यम से मैंने बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड की। हमारे रियल एस्टेट चैनल पार्टनर्स को कैसे आगे काम करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए, कैसे कस्टमर के साथ डील करनी चाहिए, क्योंकि उस ज़माने में जो कुछ नहीं करता था ना, वो रियल एस्टेट में आ जाता था। जैसे अब आज आपने स्टार्ट किया, तो आपके पास एक एजुकेशन था, आपके पास एक गोल था, आपको लगता था। तो आज बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में आ रहे हैं इस वजह से कि उनको पैसे भी कमाने हैं और उनके पास उतनी नॉलेज है। उस ज़माने में ना मजबूरी में लोग शुरू करते थे और अपना स्टार्ट करते थे थोड़ा बहुत ये वो। तो इस तरीके से अपनी जर्नी स्टार्ट हुई, और आज 27-28 साल 30 साल हो गए रियल एस्टेट में। 3 डेकेड हो गए। और अभी चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और मैं अभी हमेशा हमारा है कि वो रहता है, अपनी इंडस्ट्री को अपग्रेड करो, अपने डेवलपर को अनकंडीशनल जितना हो सके सपोर्ट करो, क्योंकि बिल्डर और सीपीज का एक अपना एक बाउंडिंग है, अपना एक नाता है। तो उस चीज़ को हम जितना अपग्रेड करके चलेंगे उस हिसाब से हम आगे बढ़ सकेंगे। तो ये हमारी छोटी सी जर्नी थी। वाह, तो दैट्स अमेजिंग। लेकिन आप बहुत अच्छा कर रहे हो, एंड मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा कुछ करो कि मीरा भाईंदर और एक अलग बुलंदियों पे चला जाए। और मीरा भाईंदर तो चला गया ही है ऑलरेडी। और उसमें आने वाले टाइम में मुझे लगता है इतिहास की किताब लिखी जाएगी मीरा भाईंदर की, तो अजय दुबे जी का नाम जरूर आएगा। अरे इतिहास में मेरा नाम आवे नहीं आवे, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ कि हमारे शहर को कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको बाकी के लोगों को मैं बताऊँ कि मीरा भाईंदर आज की तारीख में सबब का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। जो आज मतलब अगर मैं रोड की बात करूं, मल्टीप्लेक्स की बात करूं, कॉलेजेस की बात करूं, तो आज मीरा भाईंदर शहर में ऐसा कोई नहीं, कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं हो। और बहुत सारे लोग आज भी मीरा रोड के बारे में सोचते हैं कि अरे मीरा रोड में तो आज भी पानी नहीं आता, रोड रास्ते नहीं है। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, बहुत डेवलप हो चुका है, बहुत डेवलप हो गया है। जो कुछ लोग यहाँ पे जो नहीं आए आज तक, उनके बारे उनकी एक सोच है। लेकिन मीरा रोड अच्छा डेवलप हो रहा है, और 100% जो आज मीरा रोड को ग्रैब कर लेगा, जो अपने सपनों का घर ले लेगा, वो फ़ायदे में रहेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में मीरा रोड जिस तरीके से ग्रो हो रहा है, वो शायद रेंज के बाहर निकल जाएगा। फिर लोगों को फिर डेफिनेटली मुझे याद है अभी भी मेरी बचपन की स्टोरी। मेरे नाना जी रहते थे मीरा रोड में। अच्छा। तो मैं जब छोटा सा था, लाइक अराउंड 8 साल 10 साल का, तो रेगुलरली वहाँ पे हमारा आना जाना होता था। तो तभी मीरा रोड एक ऐसा था, 2000s की बात है। तो
बहुत जंगल जैसा था वहाँ पे, सिर्फ yes, कुछ yes. बिल्डिंग्स थे और वहाँ पे अगर एक बिल्डिंग के टेरेस पे जाओ तो आपको पूरा मीरा रोड दिख जाएगा। यस यस तो मैं हमेशा टेरेस पे जाके वो सॉल्ट पैन्स देखा करता था हाँ। वहाँ पे। एंड आप ट्रेन से जैसे ही उठते वहाँ पे सॉल्ट हाँ। पैन्स थी। वो आज तो भी वेस्ट में पूरा सॉल्ट पैन ही है, लेकिन Yes. फ्यूचर में हो सकता है कि कुछ अच्छा डेवलपमेंट वहाँ पे भी यस आवे। यस यस। तो मैं आश्चर्यचकित हूँ इतना ग्रोथ और डेवलपमेंट देख के, काश मैंने भी तभी खरीद लिया होता या मैंने पापा को बोला होता खरीद लो और एक फ्लैट। तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बट आप तो खैर पूरे मुंबई के जो हार्ट कहा जाता है वहाँ पे रहते हो, तो हर आदमी का सपना तो यही है कि भाई आज जो स्कीम में कोई जाके अगर रहे तो उसका आज वहाँ पे अमिताभ बच्चन जैसे, गोविंदा जैसे बड़े बड़े फिल्म स्टार रहते हैं, तो उसमें हमारा भी शाहरुख खान जो है वो रहता है, तो ये हमारे Thank you लिए so बड़े much. गर्व की बात है और हम सबका सपना है। और जो भी आपके जैसा गोल लेके चलेगा 100% वो सबका होगा, सबका Yes, होगा। yes, yes. और ये फैक्ट है कि जितने लोग बाहर से आते हैं ना, सबसे ज्यादा वही लोग यहाँ पे घर खरीदते हैं। यस यस तो वो एक जोश और जुनून होना बहुत ज़रूरी है और एक वो गोल और ड्रीम होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मीरा रोड और भाईंदर इज़ डेवलपिंग लाइक क्रेजी। तो आज अगर जिन्होंने भी अगर वहाँ पे नहीं खरीदा, वो लोग कल बोट मिस कर देंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5 साल में जो 2 BH का 1 करोड़ का मिल रहा है वो 2 करोड़ का हो जाएगा। 100% क्योंकि आज भी मेट्रो स्टार्ट होने वाली है, इतना 24 आवर्स वाटर सप्लाई आ गया है और वहाँ का वेदर कितना अच्छा होता है। Yes, मुझे लगता है कि जो वेस्टर्न सबर्ब्स का वेदर होगा और मीरा रोड का वेदर होगा उसमें 2 डिग्रीज कम होगा। यस यस 100%, कूलर, क्योंकि सराउंडिंग में पूरा ग्रीनरी। ग्रीनरी है। आज मीरा रोड इसलिए भी बहुत जाना जाता है कि मीरा रोड में ग्रीनरी बहुत है, और सराउंडिंग में भी जैसे घोड़बंदर रोड है, इधर उधर तो बहुत सारी और एक greenery है। एडवांटेज है, वहाँ पे कूल लोग रहते हैं आप जैसे, हाँ जिससे वेदर और कूल हो जाता है। राइट। तो है। तो सर आप हमेशा मीरा रोड भाईंदर करते हो। आज अगर जो भी व्यक्ति उसमें इन्वेस्ट करेगा उसको कितना % का रिटर्न्स मिलेगा और वहाँ पे इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है, क्या खास बात है वहाँ का? देखिए मीरा रोड में सागर भाई, मैं तो चाहूँगा कि एक बार आप मीरा रोड आओ, मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ, फिर आपको समझेंगे कि मैं इतना मीरा भाईंदर क्यों कहता हूँ। और आज की तारीख में जो लोगों ने मीरा भाईंदर में, अभी मैं चूँकि 30 साल से रह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आज भी है। आज हमारे यहाँ पे जिस तरीके का कनेक्टिविटी है, मुंबई से सटा हुआ है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, और जिस तरीके की अभी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हमारे यहाँ पे हो रही है, बड़े बड़े ब्रांड डेवलपर, चाहे लोधा हो, चाहे ऐसे सनटेक हो, या इस तरीके के बड़े बड़े ब्रांड्स जो वहाँ पे आ रहे हैं आज वहाँ पे, ये सब चीज़ें, और जो हमारे जो वहाँ पे प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा है, जैसा भी हमारे परिवहन मंत्री हो गए अभी प्रताप सरनाइक जी, नरेंद्र मेहता जी जो हमारे MLA हैं, तो ये लोगों ने मीरा भाईंदर शहर को इतनी तेज़ी से ग्रो कराया, और अभी भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, इसलिए आज मीरा भाईंदर है। और मैं तो यही बोलूँगा कि एक बार आप विज़िट करके जाओ, देखोगे तो समझोगे। और बाकी जो मीरा भाईंदर में रह रहे हैं उनको पता है। आज अगर आप मीरा रोड या भाईंदर के लोगों को बोलो कि भाई आप कांदिवली बोरीवली चले जाओ, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि 90% बिजनेस तबके के लोग मीरा भाईंदर में रहते हैं। क्या डेवलपमेंट्स होने वाले वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स आने वाले हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी और भी क्या बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स आने वाले कुछ सालों में? आने वाले कुछ सालों में, जैसे वहाँ पे सबसे मेन जो हमारा मीरा भाईंदर का डेवलपमेंट है वो रियल एस्टेट ही है। वहाँ पे सब गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं। गगनचुम्बी, यस नोट सब। डाउन दिस पॉइंट गाइस। और उसके साथ साथ जैसे हमारे कोस्टल रोड की, मेट्रो की कनेक्टिविटी हो रही है। कोस्टल रोड मेट्रो के ऊपर तो मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि जब भी कोई एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उसका रेट बढ़ता है, इकोसिस्टम ग्रो होता है। तो सागर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आजकल जैसे कि आप इतने बड़े इंडिया के नंबर 1 इन्फ्लुएंसर हैं रियल एस्टेट के, और भी ऐसे बहुत सारे मैं देखता हूँ, आए दिन रील्स पे मैं बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर को देखता हूँ, और मैं बहुत सारे लोगों को पहचानने की भी कोशिश करता हूँ जिनका रियल एस्टेट से तो कोई लेना देना होता नहीं है। फैशन इन्फ्लुएंसर्स और ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स, लेकिन वो रियल एस्टेट को प्रमोट करते रहते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट को कहीं पे भी खड़े होके कुछ भी उसके बारे में बोलना। तो ऐसे लोग जो है, हमारे जो बायर्स होते हैं, ये सही इन्फॉर्मेशन हमारे बायर्स को दे रहे हैं। ऐसा कहीं तो नहीं कि कहीं वो मिसगाइड कर रहे हो, या कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से, जैसा कि मैं लड़कियों को देखता हूँ जिस तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं। एक्चुअल में ये मिसगाइड कर रहे हैं।
आप अगर देखे जाओगे तो एक फैशन इन्फ्लुएंसर जो होते हैं उनको खाली मेकअप का नॉलेज होता है, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको घूमने फिरने का नॉलेज होता है, जो फूड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उसको खाली खाने का नॉलेज होता है। उनको वो लोग तो पैसे के लिए वीडियोस बनाते हैं। तो आज मैं उनको बोलूँ कि मैं आपको 25,000 रुपये दूंगा, 50,000 रुपये दूंगा, आपको इसके लिए, ये प्रॉपर्टी के लिए वीडियो बनाना है, और मैं ही उसको स्क्रिप्ट दे दूंगा, तो मैं जैसा बोलूंगा वो लोग बता देंगे। तो ये गलत है। आज आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो करोड़ रुपया लगाने के लिए जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। अगर मैं एक चीज़ यहाँ बोलूँगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे रेरा है, ठीक है, रेरा हमको, हमारे जैसे आपके जैसे लोगों को बोलती है कि पहले ट्रेनिंग लो, यस, इसके बाद एग्जामिनेशन दो, यस, आप उसमें पास हो गए तब जाके रियल एस्टेट का काम कर सकते हो। तो क्या ये सब इन्फ्लुएंसर को इतनी नॉलेज है रियल एस्टेट के बारे में? नहीं नॉलेज है उनको, रियल एस्टेट के बारे में जीरो नॉलेज है। उनको ये भी नहीं पता कि सीसी क्या होता है, ओसी क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, उस हिसाब से वो पढ़ना चालू करेंगे और प्रोडक्ट। यस। तो मैं दरख्वास्त करूंगा पहली बात तो गवर्नमेंट से और रेरा अथॉरिटी से कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग रियल एस्टेट का सिर्फ उन लोगों को करने दिया जाना चाहिए जिनके पास रेरा सर्टिफिकेट है, नहीं तो परमिशन नहीं मिलनी चाहिए और उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। सेकेंडली, आप रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसिंग करते हो तो आज मैं अगर कोई भी प्रोजेक्ट प्रमोट कर रहा हूं तो आप मुझे पैसा दोगे ना। आप मेरे को बोलोगे सागर ये 15 लाख रुपए ले ये प्रोजेक्ट प्रमोट करना, मैं नहीं करूंगा जब तक मेरी लीगल टीम मुझे नहीं बोलेगी कि इसका रेरा सर्टिफिकेट आ चुका है, आप इसको अभी प्रमोट कर सकते हो, तब तक मैं उसको प्रमोट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आज मेरे एक वीडियो जाने से आज 100 करोड़ 500 करोड़ की बुकिंग हो जाएगी। तो आज मैं किसी की बद्दुआ क्यों लूं, किसी के मेहनत का पैसा क्यों फंसाऊं किसी का। तो आज ये जो भी फैशन इन्फ्लुएंसर्स और वो सब कर रहे हैं, बनाओ, पैसे बनाओ, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी जांच पड़ताल कीजिए, वो प्रोजेक्ट के बारे में जानिए, वो डेवलपर के बारे में जानिए कि वो पैसा लेके फरार तो नहीं हो जाएगा या वो गायब तो नहीं हो जाएगा। इसमें आप पाप के भागीदारी बन रहे हो। तो ये जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और इसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए रेरा अथॉरिटीज द्वारा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सिर्फ वो ही इंसान करेगा जिसके पास रेरा सर्टिफिकेट है। क्योंकि आज मैं रियल एस्टेट का ही क्यों कर रहा हूं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बिकॉज आई एम अ प्रो इन रियल एस्टेट। आज मेरे को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 10,000 फैमिली से ज्यादा को मैं सर्व कर चुका हूं, मेरे को रेरा के बारे में पता है, मेरे पास रेरा का सर्टिफिकेट है, मैंने एग्जाम दी है, मेरे को रियल एस्टेट का ABCD Z तक मुझे पता है। आज मेरे को कॉलेजेस बुलाती है कि आप मेरे यूनिवर्सिटी में आके उसके बारे में लेक्चर दो, आप प्रोफेसर बनो। तो आज आप आज उनको रेरा का मैं बताऊं, इसी तरीके की कंप्लेन ना सागर, बहुत सारी कंप्लेंट्स कंज्यूमर की रेरा में गई कि भाई मैं इस पर्टिकुलर CP के पास गया और इसने मेरा पैसा यहाँ पे फंसा दिया। इसके बाद अभी 2 साल 2.5 साल पहले रेरा ने इस चीज़ का एग्जामिनेशन लेके आया कि अब आपको रेरा पढ़ना पड़ेगा, रियल एस्टेट पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद आप जाके रियल एस्टेट का काम कर सकते हो अगर पढ़ के पास हुए तो। नहीं, तो आज सेम चीज़ें अभी इस तरीके के इन्फ्लुएंसर जो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, किसी बिल्डर को जानते नहीं है, लेकिन किसी ने पैसे दे दिए उसके बारे में आके दुनिया भर की बातें करके और वहाँ पे लोगों के पैसे फंसवा रहे। तो यही CP भी बहुत सारे ऐसे थे जो अनऑर्गेनाइज थे, जिनको लेना देना कुछ नहीं था, 10,000 रुपया भर के रेरा का सर्टिफिकेट ले लिया और काम करने लगे। yes. तो ये सारी चीज़ें, एजुकेशन बहुत मस्ट है। अगर आप कोई भी रियल एस्टेट का अगर डील करते हैं या रियल एस्टेट में आपको आना है तो सबसे पहले रेरा को पढ़ो, उसको समझो, क्योंकि आपके कहने से लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हो जाता है, किसी की हार्ड अर्न मनी जो है वो कहीं फंस जाती है। जैसा कि सागर जी ने कहा कि आप पैसे कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन उसकी जानकारी, अब जैसे सागर जी हैं रियल एस्टेट के, हम इनको शाहरुख खान बोलते हैं, ये कहीं पे भी रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म पे ही दिखते हैं। ऐसा नहीं कि कल को इनको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल गई, चूँकि इतने बड़े इनके फॉलोअर्स हैं मिलियंस में, तो कल को ये जाके कोई भी और चीज़ का ब्रांडिंग करेंगे। जिस चीज़ की नॉलेज है वही चीज़ करनी चाहिए। और आज जो इन्होंने सजेशन दिया, ये हमारे रेरा अथॉरिटी को भी इसको सुनना पड़ेगा। यस, एंड और एक मैं लूप होल बताता हूँ रेरा का। देखो, मेरे को ब्रोकर से कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी सारे रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं सब मेरे भाई बहन हैं और मैं चाहता हूँ कि सब करोड़पति बने। और मैं मेरे सोशल मीडिया के द्वारा मैं बताता हूँ उनको, और ये जो भी ट्रेनिंग मीटिंग्स में मैं जाता हूँ स्पीचेस देने के लिए, मैं उसमें बताता हूँ कि आप कैसे एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट कंसल्टेंट बन सकते हो। लेकिन जो सिस्टम है, जो पैटर्न है, उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। आज रेरा जो आया है वो खाली अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए आया है।
रेंटल्स के लिए क्यों रहना नहीं आया कि आप अगर रेंटल डील भी कर रहे हो तो आज रेंटल में सबसे बड़ा स्कैम हो रहा है। कैसे स्कैम हो रहा है? डिपॉजिट स्कैम। आज बहुत सारे लोग कस्टमर से डिपॉजिट ले लेते, वो एक बंदे को खड़ा कर देते, ये ओनर है, आप इसको डिपॉजिट ट्रांसफर करो, आप डिपॉजिट ट्रांसफर कर देते हो, ये ब्रोकर और ये ओनर गायब। क्या करोगे आप? ऐसे करोड़ों रुपए का स्कैम हो रहा है मुंबई में। उसके अलावा कमर्शियल स्कैम, आज कोई कोई प्रॉपर्टीज के ऊपर लिटिगेशन होता है, वो भी रेंट पे चढ़ा दी जाती है। रेंट पे जाने के बाद 2 महीने बाद वहां पे सील लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके कर्जा बाकी है। तो आज रेंटल्स में भी ये बड़ा स्कैम हो रहा है। और चलो आपने रेरा लाया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी रेंटल और रीसेल में भी रेरा आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, अनाउंसमेंट होएगा। बहुत खुश तो ये जो है ना, बात कुछ लोग जो है ना बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहे हैं ना कि हमको तो रीसेल और रेंटल करते हैं तो हमको रेरा की जरूरत नहीं है। तो आपको अभी उसके अधीन आके रीसेल का भी काम करना पड़ेगा, जैसा आपने बताया। तो अभी सबसे बड़े मुद्दे पे मैं बात करूंगा आपसे कि कास्ट के हिसाब से आप किसी को रोक नहीं सकते फ्लैट देने के लिए। तो आज बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जिनको फ्लैट चाहिए, लेकिन उनको रिलीजन के हिसाब से नहीं दिया जाता, रेंट पे नहीं दिया जाता या बेचा भी नहीं जाता। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हो? सागर, इसमें मैं बताऊं आपको तो व्यक्तिगत जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा भाईंदर से, वहाँ पे भी ये चीज़ें मैंने बहुत फेस की है। इनफैक्ट रेंटल हो या रीसेल हो या आउटराइट हो, कोई भी कस्टमर आज की तारीख में मैं एक एग्जांपल दूं तो मुस्लिम का भी ऐसा कोई फ्लैट अगर हमारे पास है जो रेंट पे देना है, तो वो मुस्लिम भी ये बोलता है कि यार हमको मुस्लिम पार्टी नहीं चाहिए। ये एक बड़ा विषय है। क्यों ऐसा? अब पता नहीं, वो कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने माहौल को ख़राब किया है, उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी जो है वो बदनाम होती है। और ऐसा मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये मुस्लिम में ही है, हिंदूज़ में भी ऐसे बहुत सारे कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं जिनकी वजह से पूरी कौम को, लोगों को बोलने का मौका मिलता है। वही आज मुस्लिम फैमिली में भी ऐसा बहुत सारा देखा जाता है कि ये तो सोसाइटीज़ में रहते हैं तो कट्टरपंथी दिखाते हैं, जबरदस्ती झगड़े करते हैं। लेकिन इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर 1 2 4 लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को इस तरीके से बैन करना या उनका बहिष्कार करना, ये बहुत गलत है। क्योंकि हमारे मतलब पूरे हिंदुस्तान में एक गंगा जमुनी की तहजीब है और ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक भाई भाई की तरह यहाँ पे रहे हैं। तीज त्योहार हम सब साथ में मनाए हैं। वो हमारे घर पे दिवाली मनाने आते हैं, हम उनके यहाँ पे ईद मनाने जाते हैं। तो ये भाईचारा जो है वो बना रहे। लेकिन कुछ इसको पॉलिटिकल एंगल से शायद देखते होंगे या लोग इस तरीके से। और मैं तो बताऊंगा भी कि हमारे चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, जहाँ पे जो सिस्टम बना है उसके अधीन, उसके हिसाब से वो रहें। वहाँ पे कोई चीज़ की इस तरीके की कोई ज़बरदस्ती या कट्टरता या ऐसा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लेके और उसको लोग प्रोपोगंडा करते हैं और बाद में उसमें हिंदू और मुस्लिम कब इन्वॉल्व हो जाता है वो पता ही नहीं चलता। 100% है। तो ऑडियंस को यही बताना चाहूँगा मैं कि आप लोग इंसान का दिल देखिए, इंसानियत देखिए, और हर इंसान हिंदुस्तानी है। तो आप मज़हब को या धर्म को बीच में मत लाइए। अगर आपको व्यक्ति का नेचर अच्छा लगता है, आप उनसे बात कीजिए, उनसे बारे में समझिए। अगर आपको इंसान पसंद है तो उनको दे दीजिए आप रेंट पे। क्योंकि आपको बिल्कुल सागर जी, आपने ये जो बोला ना कि व्यक्तिगत आप उनसे मिलिए, इसके बाद भी अगर उनका कैरेक्टर आपको ख़राब लगता है ना तो आप उनको रिजेक्ट करिए, वो आपका अधिकार है। लेकिन खाली बस वो मुस्लिम नाम आ गया, वो चीज़ को आप सुन के और उनका बहिष्कार करोगे, ये ज़रूरी नहीं है। उनका कैरेक्टर देखो, उनका बैकग्राउंड देखो, उनका कहीं ऐसा अगर कुछ प्रोफाइल कुछ ख़राब रहा हो, आप उनको 100% ठोक के बोलो कि भाई हम आपको नहीं देंगे क्योंकि आपका ही। लेकिन कोई भी आवे, क्या नाम है, फलाना शेख, बस आप शेख के नाम पे उसको रिजेक्ट कर दे रहे हो, ये गलत बात है, गलत बात है। और एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि लिव इन रिलेशनशिप, आज ये ट्रेंड चल रहा है और मीरा भाईंदर में बहुत सारे लोग रहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में, लड़का और लड़की जिनका शादी नहीं हुआ है वो लोग साथ में रहते हैं, उन लोगों को भी फ्लैट्स नहीं मिलता। इसके ऊपर क्या राय है? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि 18 ईयर्स के बाद आप चुन सकते हो, अगर आपको लिव इन में रहना आप रह सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को फ्लैट्स नहीं मिलते। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सर, इसका भी कारण यही है कि स्टार्टिंग में जो एक बेंचमार्क सेट हुआ कि बैचलर हो
या लिविंग रिलेशन में हो, इन लोगों का न टाइम से आना होता है न टाइम से जाना होता है। लेट नाइट पार्टीज़ चलती है, लेट नाइट लोग आते हैं, आपस में मारा पीटी भी होती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। मीरा भाईंदर में 1-2 केसेस हुए हैं जो लोगों ने सुसाइड भी कर लिया है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ना लोगों ने एक माइंड सेट कर लिया है कि बैचलर्स रहेंगे तो सोसाइटी में न्यूसेंस क्रिएट होगा। इसकी वजह से आज ये लिविंग वाले या बैचलर्स को भी आज बहुत सारे ऐसे बैचलर्स हैं जो अच्छी अच्छी कंपनियों में काम करते हैं, जिनकी अच्छी खासी सैलरी है या कहीं से ट्रांसफ़र हो गया, उनकी मजबूरी है राइट रेंट पे रहना, राइट लेकिन उनको घर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो सिंगल हैं। सिंगल रहेंगे तो उनके दिमाग में कुछ न कुछ या किसी पार्टनर को लेके आएंगे, वहाँ पे मारा पीटी ये वो सारी चीज़ें जो एग्जाम्पल। लेकिन सब लोग तो ऐसे नहीं होते ना, सब तो लोग ऐसे नहीं होते। वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम किसी को भी एज्यूम कर लेते हैं यार ये बैचलर है ना तो 100% ये लोचा करेगा, ये दारू झगड़ा होगा, करेगा। सिगरेट हाँ, होगा, ड्रग्स होगा, यस यस, ये सब करेंगे। कोई टाइमिंग नहीं होता, लेट नाइट हाँ। आना। और सोसाइटीज होती है, सोसाइटी के अगर रूल को अगर आप फॉलो करके आप रहते हो तो मुझे नहीं लगता कि ना बैचलर्स को कोई दिक्कत होगी ना किसी मुस्लिम। लेकिन अगर आपका फ्लैट होगा तो आप बैचलर्स को दोगे फ्लैट? बिल्कुल, उनके प्रोफाइल को मैं जज करके दूंगा और उनको सारे टर्म्स कंडीशन बता दूंगा पहले ही कि भैया देखो हमारा ये सोसाइटी का रूल है, इसको अगर आप फॉलो करके चलोगे तो आप इसमें रह सकते हो। अगर कुछ भी सोसाइटी से कंप्लेन आए विदाउट नोटिस हम आपको खाली कराएंगे। अगर इस कंडीशन पे कोई आएगा तो 100% उसको वो फॉलो करके चलेगा। चलिए, अगर इमेजिन कीजिए आज बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन लोगों को भी फ्लैट नहीं मिलता जस्ट बिकॉज वो लोग नॉन वेज खाते हैं, उसके ऊपर क्या कहना है आपका? देखिए ये चीज़ें मुझे लगता है कि जो एकदम पर्टिकुलर, जैसे बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं जहाँ पे जैन लोग रहते हैं, हाँ, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें हम ही लोग रहें, तो वो वहाँ पे तो सवाल ही नहीं है, वो अलाउ भी नहीं करते। अभी एक बिल्डिंग हमने भी बेची थी जिसमें पूरी जैन कम्युनिटी थी, राइट। तो बिल्कुल वहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं था। लेकिन हाँ, नॉनवेज का ऐसा मुझे मालूम है, मैं जानता भी हूँ कि बहुत सारे ऐसे हिंदूज़ भी हैं, बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, लेकिन अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, हिंदुओं के साथ मिलजुल के रह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं तो एक गुजराती हुई, लेकिन मुझे ये चीज़ सही नहीं लगती कि सिर्फ आप गुजराती और मारवाड़ी को फ्लैट्स दे रहे हो। अगर एक दूसरे कास्ट का व्यक्ति भी है लेकिन अगर वो वेजिटेरियन है तो क्या उनको फ्लैट नहीं मिलना चाहिए? उन लास्ट वीक की बात है, दूसरे कास्ट का एक व्यक्ति था, वो वेजिटेरियन था लेकिन फिर भी उसको फ्लैट नहीं दिया गया क्योंकि उसको बोला गया आप सिर्फ गुजराती या मारवाड़ी होने चाहिए। इसके ऊपर क्या कहना चाहते हो? यही तो मतलब मैं बता रहा हूँ ना, ये धीरे धीरे पहले क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम हुआ कि नहीं यार हमारी कम्युनिटी में हम मुस्लिम्स को नहीं देंगे, राइट ठीक है। अब ये धीरे धीरे हर कोई अपना एक कम्युनिटी बनाते जा रहा है। राइट गुजराती सोच रहा है कि हमारी एक कम्युनिटी बने, जैन लोग सोच रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी बने। तो ये अगर सब लोग अपने एरिया में अपनी अपनी कम्युनिटी बनाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी फ्यूचर में बहुत बड़ी समस्या होगी। इस चीज़ को रोकना चाहिए, सबको मिलजुल के रहे, सोसाइटी के जो टर्म्स कंडीशन है उसको फॉलो करो। बाकी मुझे नहीं लगता है कि भाई आप अपने कम्युनिटी में रहोगे तो बहुत सेफ हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। राइट। आज बहुत सारे लोग हैं, आज अगर अपन टाउन में चले जाए ना तो वहाँ पे ऐसी कोई चर्चा ही नहीं यस, कि भाई ये हिंदू है कि मुस्लिम है। 80-90 के माले के बिल्डिंग में सब मिलजुल के रहते हैं। हाँ, सारे सोसाइटीज़ वहाँ पे कुछ नहीं। ये छोटे छोटे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे कुछ लोग ने इस तरीके का माहौल बनाया है, लेकिन इसको यहीं पे अगर रोक दिया जाएगा तो भविष्य के लिए अच्छा। यस, सो बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर सर, और ऑडियंस, ये बहुत बड़ा मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप अपने विचार को थोड़ा ऊपर उठाइए, अपग्रेड कीजिए। हम लोग अभी 21वीं सदी में हैं और अभी हमें वो पुराने ज़मानों के ख्यालात से बाहर निकल कर थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। आपका बच्चा अगर कहीं बाहर जाएगा, उसको कोई फ्लैट नहीं देगा तो कैसा लगेगा आपको? तो बैचलर्स को भी फ्लैट देने चाहिए आपको, और कास्ट बेसिस के हिसाब से किसी को ना जज कीजिए। और आज हम लोग एनिमल लव की बात करते हैं, तो कुत्ते बिल्लियों के साथ प्यार से रहना है। तो अगर किसी के पास पेट्स है तो आप उसको फ्लैट नहीं दे रहे हो तो गलत चीज़ है। तो आज उन लोगों को भी फ्लैट मिलना चाहिए, और हर इंसान को आप मिल के जज करें उसको, rather देन आप उसकी प्रोफाइल देख के आप उसको रिजेक्ट करें। हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे सब प्यार खुशी के साथ रहे, है कि नहीं दुबे जी? यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। यस। तो सागर जी, जैसा कि आज हम लोगों ने इतनी सारी टॉपिक पे बातें की, बहुत सारी अंदर की बातें भी निकली, तो ये पूरे टॉपिक पे हम सब आपस में चर्चा की। कैसा लगा आपको और क्या कहना चाहेंगे? मज़ा आ गया मुझे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना इंसाइटफुल सेशन होगा जहाँ पे हम लोग एक एक चीज़ को कवर करेंगे। और मुझे आपसे मिलके भी बहुत खुशी हुई, आपकी जर्नी के बारे में जानकर मुझे अच्छा लगा कि आप
कहाँ से आए थे और कहाँ तक आज पहुँच चुके हो, और आज आप भी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हो। एंड ये जो हम लोग हमारा पॉडकास्ट हुआ है, ये ऑडियंस के लिए बहुत नॉलेजेबल सेशन होने वाला है, एंड बहुत सारे लोग इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं और उनकी विचारधारा बदल जाएगी। मुझे लगता है ये OMG 3 है, ये ओ माई गॉड 3 मूवी Okay. जैसा बन चुका है थोड़ा बहुत। और Yes, yes. मुझे बहुत अच्छा लगेगा आने वाले टाइम में और भी आपके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिले, Sure, और sure. सेवा करने का मौका दीजिएगा मुझे। मीरा भाईंदर के लिए अगर मैं कुछ कर पाया तो मुझे सौभाग्यशाली फील होगा। नहीं, बहुत जल्दी हम लोग एक बार मीरा रोड में मिलेंगे और कुछ ऐसे प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगा जिसके बारे में आपको थोड़ा सा वहाँ पे उनको थोड़ा सा सपोर्ट और आपका जो स्टाइल है उस हिसाब से उनको भी थोड़ा प्रमोट करना है। डेफिनेटली मुझे प्रतीक्षा रहेगी इस चीज़। यस यस यस, थैंक यू सर। थैंक यू। तो लिसनर, थैंक यू सो मच। आप सभी ने ये डिबेट देखी, अगर पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और एक चीज़ ज़रूर मैं चाहूँगा कि अगर आपके माइंड में ऐसी कोई भी ऐसी टॉपिक रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर आपको लगता है कि मैं अपने इस पॉडकास्ट में, अपने इस डिस्कशन में लेके आऊँ, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं ज़रूर आपका जो सजेशन है वो हम 100% उसको नेक्स्ट हमारे पॉडकास्ट में ज़रूर लेंगे। थैंक यू सो मच।